रही है, जहां लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात है। नए तथ्यों से ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। तो सियासत गरमाती हुई कच्चातीवू द्वीप को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान पिछले साल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कच्चातीवू का ये जो मुद्दा है उसे संसद में उठाया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि किन कारकों की वजह से इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने कच्चातीवू श्रीलंका को सौंपा था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। तो आखिरकार एक बार फिर से कच्चातीवू का जो मुद्दा है वो फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अंशु जी, जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, जो आरटीआई, जिस तरह से उस आरटीआई के जवाब में साफ तौर पर समझ में आया कि किस तरह से कच्चातीवू जो द्वीप था वो बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के श्रीलंका को सौंपा गया। लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कच्चातीवू का ये पूरा मुद्दा है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती थी। ये कच्चातीवू द्वीप जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, रामेश्वरम और जाफना के बीच है, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इसका एक बड़ा सामरिक महत्व है। यदि हमारे दर्शक इसे नक्शे पर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इस द्वीप का एक बड़ा सामरिक महत्व था। और जब भारत आजाद हुआ तब श्रीलंका सीलोन हुआ करता था। तभी से तत्कालीन जो सीलोन था या आज का जो श्रीलंका है वो इस द्वीप पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा चाहता था ताकि वो सामरिक दृष्टि से अपना एक वर्चस्व इस क्षेत्र में बना करके रख सके। और ये अब आरटीआई से इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये कच्चातीवू द्वीप जो भारत का हुआ करता था, ये 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे बिना किसी दस्तावेजों के या बिना किसी कारण के श्रीलंका को सौंप दिया। और जब हम आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उस समय की जो भारत सरकार थी वो एक पार्क स्ट्रेट में एक छोटा सा द्वीप था, उसके नियंत्रण का एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका के साथ। वहां पर हमें पराजय मिली और श्रीलंका सरकार शुरू से ही जब सीलोन थे तभी से इस द्वीप को छीनने के लिए प्रयासरत थी। और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को बड़े आराम से श्रीलंका को सौंप दिया। और जब हमारे दर्शक इसे नक्शे पर देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जाफना के और रामेश्वरम के बीच में जो ये द्वीप स्थित है इसका कितना महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है। यहाँ पर आप अपना एक मैरीटाइम बेस रख सकते हैं, यहाँ अपना आप एक नौसैनिक बेस आपका हो सकता था। लेकिन अब पता चलता है बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है अंशु जी की जिस भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी बात करते हैं उसी की अखंडता को चोट पहुंचाई गई है। जो टिप्पणी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की थी, मैं वो चाहती हूँ कि मैं पढ़कर सुनाऊं, आप उस पर बेहतरीन रोशनी डाल पाएंगी कि आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप क्लेम्स टू द island. I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up claims to do it. यानी इस छोटे से द्वीप का जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क में कोई ज्यादा ये कह सकते प्रभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा इसके ये जरूरत नहीं है। ये कहना और अपना जो क्लेम है या फिर अपना जो प्रभाव है वो छोड़ देना, ये किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है। और उन्होंने पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि मैं अब नहीं चाहता कि इससे मुतल्लिक और सवाल जवाब किए जाएं। देखिए आंचल, आज के जिस भारत में हम रहते हैं वो एक सुई के बराबर भी अपनी टेरिटोरियल जो हमारी इंटीग्रिटी है उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन के साथ जब हमारी बात होती है तो हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो इस बात को कहने से नहीं चूकते कि भारत की एकता और भारत की अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
लेकिन आप उस समय की सरकार को देखिए, ये 1961 की बात है, जब शुरू से ही सीलोन इस द्वीप पर अपना दावा ठोक रहा था और भारत से कह रहा था कि इस द्वीप को हमें दे दें। तब हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े आराम से ये स्टेटमेंट दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, कि ये द्वीप है, बहुत छोटा सा है, ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, जबकि इसका एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। और यहीं से हमें समझ में आता है कि जो तत्कालीन सरकारें थी, चाहे वो नेहरू की सरकार रही हो या इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, जब हम फॉरेन पॉलिसी की ओर जाते हैं तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। और यही कारण है कि जो एक समय का विश्व गुरु भारत था, वो इस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से वैश्विक राजनीति में भारत की साख गिरती चली गई। और आप ये भारत श्रीलंका का मुद्दा देखिए, कच्चा द्वीप का मुद्दा देखिए, आप दूसरी ओर चीन की ओर भी देखें, तो तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन लगा था, और इसके पीछे चीन हमारे और आता गया, हमारी सीमाओं में घुसता गया, हमारे साथ युद्ध घोषित कर दिया, पर प्रधानमंत्री तब भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। जी, और कच्चाथीवू द्वीप को लेकर जिस तरह से जो तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात की जाए अन्नामलाई जी की, जिस तरह से आरटीआई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसमें साफ तौर पर जो उस वक्त 1960 की अगर मैं बात करूं, अंशु जी जो अटॉर्नी जनरल रहे, उनका साफ कहना था कि भारत का जो पक्ष था वो ज्यादा मजबूत था इस पूरे, अगर हम मुद्दे को देखें तो। निश्चित तौर पर ये 1961 में, पहले आप देखिए, ये पूरी एक आप स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली जाइए तो हमें पता चलता है कि पहले जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने इस द्वीप पर एक तरह से इस तरह का स्टेटमेंट देकर श्रीलंका को प्रोवोक किया कि आप इस पर कब्जा कर सकते हैं। फिर जो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने बड़े आराम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया, बिना ये समझे कि जब भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है या जो जिस प्रकार के वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको ध्यान में भी रखते हुए सामरिक दृष्टि से भी इस द्वीप का कितना महत्व है। और फिर जो विदेश मंत्रालय में संसद के जो अनौपचारिक सलाहकार एक समिति बनी थी 1968 में, तब इस द्वीप के बारे में चर्चा हुई और 68 से लेकर 74 तक एक पूरी प्रोसेस चली कि इसका क्या किया जाए। और इस पर अनौपचारिक रूप से भारत ने पहले तो अपने दावे को छोड़ ही दिया था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के नेतृत्व में औपचारिक रूप से इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो एक वो द्वीप जो भारत की टेरिटरी का हिस्सा था, उसे श्रीलंका को दिया किस लिए गया। और इसी से समझ में आता है कि जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने किस तरह की जो फेटल मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो की, और उसके खामियाजे बाद में भारत को एक राष्ट्र के रूप में भुगतने पड़े। और इंदिरा गांधी का उस वक्त ये कहना, अंशु जोशी जी, कि जब विपक्ष के द्वारा प्रेशराइज किया गया, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, कि ये जो गुड बायलैटरल ट्राइज, यानी कि हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जहां एक और भारत जोड़ो न्याय के साथ यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, वो लगातार इस अखंडता की बात करते हैं, वो लगातार आज जिस तरह से इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहा है, उस वक्त उनके ये तमाम जो आधार थे वो कहां चले गए थे? क्योंकि लोकतंत्र तो उस वक्त भी जिस हिसाब से उन्होंने जो काम किया वो खतरे में ही नजर आ रहा था। अच्छा, देखिए, जहां तक ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को मैं देखते हुए, मुझे भारत तोड़ो यात्रा ज्यादा दिखाई पड़ती है। और जब हम इस मुद्दे पर आते हैं तो तत्कालीन जो विपक्ष था, विपक्ष का काम है सरकार से प्रश्न पूछना, और यदि विपक्ष कमजोर है, जो हम आज देखते हैं, और ये जो आज का विपक्ष है तब की सरकार थी, और इस प्रकार की फेटल मिस्टेक्स तब की सरकार करती थी, तो विपक्ष ने तो कटघरे में खड़ा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ये सवाल पूछा था कि ये एक जो द्वीप है जो भारत के सीमा क्षेत्र में आता है, भारत की टेरिटरी है, इसे श्रीलंका को क्यों दे दिया गया है? तो इसका एक जवाब तत्कालीन सरकार के पास होना चाहिए था ना, एक तार्किक जवाब होता है जो किसी भी सरकार के पास होना चाहिए, वो नहीं था। उसको लेकर के विपक्ष ने उस समय इंदिरा गांधी को संसद में घेरा था, और भारत सरकार ने ये हालांकि कहा था कि द्वीप को लेकर के किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो ये तो और भी चौंकाने वाली बात है कि बिना किसी कारण के
बिना किसी संधि के इस प्रकार से अपने एक द्वीप को दूसरे देश को क्यों दे दिया गया? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण, जिसको जानने का प्रयास विपक्ष ने किया, और इसका जवाब किसी भी प्रकार से इंदिरा गांधी सरकार नहीं दे पाई थी। सबसे अहम बात यहाँ पर यह रही कि इसका जमकर विरोध तमिलनाडु में भी हुआ था। जब जिस तरह से अगर बात की जाए तो उस वक्त 2008 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रही थी जयललिता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की, लेकिन इसका जो समस्या का समाधान है, इस मुद्दे का समाधान आज तक निकल नहीं पाया। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जब हमने देखा था पिछले वर्ष अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर विपक्ष से सवाल किया था कि किस आधार पर बिना डॉक्यूमेंटेशन के ये जो कच्चा थीवू द्वीप है वो श्रीलंका को सौंपा गया, और आज आरटीआई में भी यह खुलासा होता हुआ साफ नजर आ रहा है। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि बिना किसी रिकॉर्ड के ये श्रीलंका को दे दिया गया, और जो समझौता हुआ था जिन शर्तों पर, वो शर्तें भी उस हिसाब से पूरी नहीं हुई हैं। सुधाकर। बिल्कुल आंचल, और ये एक तरह से तमिलनाडु देश की राजनीति में बवंडर लाने वाला, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा। आप देखिए, अगर कच्छतीवू की जो रणनीतिक स्थिति देखें तो ये पाक स्ट्रीट में भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि कच्छतीवू के आसपास आज अगर फिशिंग को लेकर कई विवाद हो जाते हैं भारत श्रीलंका के बीच, एक दूसरे के बोट्स भी जब्त कर लिए जाते हैं, और अगर आज ये भारत के पास होता तो इस तरह के विवादों की संभावना ही नहीं थी कहीं भी। और ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि एक द्वीप जो भारत का था, भारत के अधिकार में था, और इस तरह से एक तरह की क्या लापरवाही कही जाए, एक तरह से देश के प्रति वो भाव नहीं था, देश की जमीन को बचाने की इच्छा नहीं थी, किस वजह से ये एक तरह से बिना जांच किए हुए, बिना कोई कानूनी लड़ाई लड़े हुए उस भूभाग को श्रीलंका को सौंप दिया गया। तो ये बहुत बड़ा, बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। और इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने खुद एक तरह से इस बात को देश के सामने रखा, जो एक अखबार के आर्टिकल के जरिए पब्लिश हुआ। आज इतने वर्षों बाद, करीब 4 दशक बाद इसका आज खुलासा हुआ है देश के सामने कि किस तरह से जो देश का एक द्वीप तो श्रीलंका को सौंप दिया गया। आज जबकि आप देखिए रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस वक्त, उस दौरान जब हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा था कि भारत का दावा ज्यादा मजबूत बैठता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो, वो उनमें ही वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस द्वीप को भारत के साथ रहने दिया जाए, बचाया जाए। तो बाकी लोगों का क्या कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि शीर्ष पर जब कोई ऐसा नेता होता है तो गवर्नमेंट डाउन द लाइन उनको फॉलो करना पड़ता है, वो उनको मानना पड़ता है। जबकि इस तरह के तमाम सुझाव सरकार के वर्गों की तरफ से आया, अटॉर्नी जनरल की तरफ से आया कि भारत का दावा वहाँ ज्यादा मजबूत है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके पास वो अधिकार था, तो उसकी पड़ताल ही नहीं की गई, उसको श्रीलंका के सामने रखा ही नहीं गया। और श्रीलंका के पास किसी तरह का कोई कानूनी, ना आप कोई पेपर आप कह सकते हैं, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट श्रीलंका के पास थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। समझ से पड़ी है किन स्थितियों में भारत ने उसको उस वक्त उस द्वीप को भारत को श्रीलंका को दे दिया था। जी अच्छा, बिल्कुल। अंशु जोशी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंशु जी, जिस तरह से हमने देखा कि आज जो विपक्षी गठबंधन एकता का सुर से सुर मिलाते हुए कहीं ना कहीं पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है और तानाशाही की बात कर रहा है, क्या ये तानाशाही उस वक्त नहीं थी जब बिना डॉक्यूमेंटेशन के इस तरह से एक द्वीप को किसी और देश को दिया गया? और खास तौर पर अगर मैं अब जो पढ़ पा रही हूं कि वो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इतना खूबसूरत है कि जिस तरह से तमाम टूरिस्ट वहां पर जाते हैं उसकी संख्या में भी वहां कमी आई है। वहां पर एक चर्च है जो साल में जिस तरह से तमाम जो ईसाई धर्म के समुदाय के लोग हैं वहां फेस्टिवल होते हैं, लेकिन जिस लिहाज से जो फुटफॉल होना चाहिए, क्योंकि अब वो श्रीलंका के पास है, वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि एक द्वीप जो कि सदियों सदियों से रामेश्वरम के रामनाथपुरम का हिस्सा था, एक द्वीप जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था,
एक द्वीप जो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का एक इंटीग्रल पार्ट था, उसे बिना किसी कानूनी या किसी अन्य कारण के या बिना किसी दस्तावेज के औपचारिक रूप से एक पड़ोसी देश को दे दिया जाता है, और एक ऐसे देश को दे दिया जाता है जिसके साथ भारत के कई वर्षों तक फिर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चले। एक ऐसा द्वीप, उस द्वीप को भी देखें जिसकी एक सामरिक लोकेशन है। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो मैं ये कहूंगी कि आंचल, सत्य छुपाए नहीं छुपता। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी टिप्पणी है कि ये लोगों की आंख खोलने वाला जवाब है जो ये आरटीआई का। बहुत अच्छी बात है कि आरटीआई हुई और इस आरटीआई के जवाब में लोगों को सत्य पता चल रहा है, क्योंकि उस समय का जो युग था तब सोशल मीडिया नहीं होती थी, तब इस प्रकार से आरटीआई की सुविधा नहीं थी, चीजें छुपा ली जाती थी। आज का जो हमारा देश है वो एक प्रजातांत्रिक देश वास्तविक स्वरूप में है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोगों से जुड़कर उनकी बातों के, सलाहों के जवाब देते हैं, और वही जवाब वो आज ट्विटर के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। तो जब हम उस समय के काल को आज के काल से कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी का भारत वैश्विक जब हम स्थिति देखते हैं, वैश्विक राजनीति में देखते हैं, तो एक प्रणेता भारत है जिसकी एक साख है, जिसकी बात को पूरा विश्व सुनता है। और जब हम ये सत्य देख रहे हैं कि भारत अपने एक द्वीप को उठाकर श्रीलंका को दे रहा है, तो आपको एक ऐसा सत्य पता चलता है जिससे आप समझ पाते हैं कि जो ये आज का विपक्ष है, जो तब की सरकार था, उसने भारत की इंटीग्रिटी के साथ किस प्रकार के समझौते किए। और ये मुझे टिप ऑफ द आइसबर्ग लगता है, ये तो एक खुलासा है। ऐसी कितनी ही बातें होंगी जो कहीं छुपी होंगी, जो लोगों के सामने शायद धीरे धीरे करके ही लेकिन आए। तो अखंडता की जब हम बात करते हैं, संप्रभुता की जब हम बात करते हैं, अगर बात की जाए कांग्रेस के शासनकाल की, तो कहीं ना कहीं ये सब सवालिया निशान खड़े करती है उनके तमाम किए गए कृत्यों पर। लेकिन जब हम बात करते हैं आज की, प्रोफेसर अंशु, तो सबको साथ लेकर चलना, पूरे देश के सर्वांगीण विकास को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, ये हमेशा से प्रधानमंत्री की कोशिश रही है और वो इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। और जब हम बात करते हैं आज से 14 से 15 साल पहले की अगर हम बात करें, जिसमें कई ऐसे खुलासों के साथ साथ देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं खतरे में डाला गया, तो फिर किस लिहाज से कांग्रेस आज बात करती है कि वो लोगों के साथ है, वो लोगों के लिए और लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती है? देखिए, जब हम विदेश नीति की दृष्टि से देखें तो जो ये 50 का दशक था जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाया, तब हम सभी जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का क्या रुख चीन की तरफ था। हम देखते हैं कि जब 60 के दशक में चीन हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, भारत चीन का युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू तब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में पड़े हुए थे। तब की जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने बार बार इस बात की रिक्वेस्ट की, जो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे उन्होंने बार बार इस बात की रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री से की कि वहां पर ऑल वेदर्स रोड का निर्माण हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ताकि जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है यहां पर कम से कम हमारी जो एक संप्रभुता है इसको कोई चोट ना पहुंचा सके। लेकिन हम जानते हैं कि सालों तक, इतने वर्षों तक किस तरह से पूर्वोत्तर को जानबूझ के राजनीतिक कारणों से भारत के बाकी के जो हिस्से हैं उनसे काट करके रखा गया। तो एक बड़े पैमाने पर श्रीलंका और भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और रशिया, भारत और यूएस, जब हम बायलैटरल्स पर जाते हैं और मल्टीलैटरल्स पर भी जब हम जाते हैं, यूएन के जाकर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं भारत की पहले क्या स्टैंडिंग थी। और अब जो पिछले 10 सालों में हम देखते हैं जिस प्रकार से भारत ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर, भारत ने बायलैटरल्स में जिस प्रकार की सफलता हासिल की, हमारे माननीय विदेश मंत्री अभी सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा पर थे, जिस प्रकार से वो एक साझा हितों की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो सबको उसमें जोड़ भी लेते हैं। तो ये असली मायनों में अब डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें न सिर्फ हम लक्ष्यों को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए मैं हर बार कहती हूं ये एक नया भारत है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, हम विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये एक महाशक्ति भारत है। बिल्कुल, और लोगों की भागीदारी इसे और मजबूत और सशक्त बनाती है। हमारे साथ सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जिस तरह से आरटीआई में कई चौंकाने वाले जो खुलासे लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तमिलनाडु की जनता भी ठगा हुआ महसूस करती होगी, क्योंकि तमिलनाडु में इस पूरे मुद्दे को लेकर उस वक्त भी विरोध के स्वर उठे थे। बिल्कुल, और देखिए पार्लियामेंट में ये बात कई बार उठी, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के पास गई, देश के टॉप लॉ ऑफिसर जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि भारत का स्ट्रॉन्गर क्लेम है।
तो फिर भी चोरी छिपे ये इस तरह से कहा जा सकता है कि ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। आप देखिए उस समय करुणानिधि की सरकार थी तमिलनाडु में, और जब उनको इन्फॉर्म किया गया तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से, उन्होंने भी ज्यादा शोर नहीं मचाया। ये देखना पड़ेगा आज जो पार्टियां एक तरह से तमिल हितों की बात करती हैं, उस वक्त उन्होंने क्या किया जब तमिल देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिना लीगल श्रीलंका के लीगल क्लेम्स के, उनके लीगल राइट्स के, उनके पास बिना कोई सबूत हुए जब सौंप दिया जाता है, तो उस वक्त उन्होंने क्यों कुछ शोर नहीं मचाया। और प्रधानमंत्री नेहरू जो उस वक्त थे, उनका ये कहना कि मतलब वो इस पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए। तो इस तरह के एक राजनीतिक सोच ये भी दिखाई पड़ती है कि देश की जब एक एक जमीन बचाने की बात की जाती है, किन स्थितियों में देश के शीर्ष नेतृत्व का क्या नजरिया होता होगा उस वक्त देश के हिस्सों को लेकर। और जाहिर तौर पर अब जब ये सवाल उठा है तो चीन ने हमारी जो जमीन कब्जाई उस वक्त 1962 में, अब वो सवाल को उठेंगे कि क्या वाकई उस वक्त देश में एक ऐसी सरकार थी जिसको अपने देश की जमीन की चिंता थी, उसको देश के लोगों के हितों की चिंता थी। ये सवाल जरूर उठेंगे। बिल्कुल जमीन की चिंता नहीं थी, और यही फर्क है, यही फर्क है सुधाकर की एक श्रमिक से भी प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, और इससे पहले एक जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा भी अगर किसी और देश को दे दिया जाए तो उसका कोई लीगल ऑथेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस खास पेशकश में।